हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस स्टूडेंट्स। आईआईटी जैम 2025। ये एग्ज़ाम क्या सच में इजी है या सिर्फ हमें लगता है इजी है या डिफ़िकल्ट है? तो मैं आज आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स बताऊंगी। एंड में आप ही डिसाइड करना, ठीक है? एंड में आप लोग को डिसाइड करना है कि क्या एग्ज़ाम इजी है या डिफ़िकल्ट है। आई वुड से कि एग्ज़ाम जो है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट की तरफ जा सकता है, बट हम लोग 2-3 परसेप्शंस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप टारगेट कर रहे हो आईआईटी जैम बीटी तो आप ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि जो बातें शायद मेरे को डिफ़िकल्ट लग रही है, क्या पता वो आपके लिए काफ़ी ईजी हो। ओके, सो आई बी टेलिंग यू सम इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स अबाउट दिस आईआईटी जैम एग्जामिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि भाई इसमें मुश्किल क्या है। मुश्किल है इतना सारा सिलेबस। ओके, अगर हम बात करते हैं आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी की, तो आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी के एग्ज़ाम में बच्चों आपको बायोलॉजी तो पढ़नी ही होती है, बट साथ साथ में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स भी पढ़ना पड़ता है, जो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इतना सारा सिलेबस कवर करना। तो आई वुड डेफिनेटली से कि सिलेबस काफ़ी वास्ट है, तो ये हमारे लिए एक मुश्किल वाली बात हो सकती है। पर ध्यान रखना है, अगर आप इतने सिलेबस को करके आईआईटी जैम, गैट-बी, टीआईएफआर अगर आप 3 एग्जाम्स टारगेट कर सकते हो, इतने सारे सीट्स टारगेट कर सकते हो, सो वाई नॉट। एक बार की मेहनत है एंड आपके लिए 3 एग्ज़ाम्स बिल्कुल ओपन हो जाएंगे, आप तीनों एग्ज़ाम्स को टारगेट कर सकते हो। तो सिलेबस काफ़ी वास्ट है, कम्प्लीटली अग्रीड, बट आप लोगों को कितना सिलेबस पढ़ना है ये आप पेपर एनालिसिस से पता कीजिए। हमारी वेबसाइट के ऊपर में हर सब्जेक्ट का एनालिसिस है। सेल बायोलॉजी में आप लोगों को हमारी वेबसाइट पर पूरा मिल जाएगा कि सेल वॉल से क्वेश्चन पूछा है कि नहीं, सेल ऑर्गेनल्स से और कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, आरईआर, सेल साइकिल। तो बच्चों आप ये पेपर एनालिसिस को ज़रूर रेफ़र करना, क्योंकि वो आपको हेल्प करने वाला है कि भाई हमें ये पूरे 100% सिलेबस में से कितना सिलेबस कवर करना चाहिए। मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, तो अगर मैं बायोलॉजी का सिलेबस देखती हूं, क्योंकि मैंने पूरा पेपर एनालिसिस को अच्छी से स्टडी किया हुआ है, तो वहां से आई कैन टेल सेल बायोलॉजी मस्ट डू, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, मोल बायो, एवोल्यूशन, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी से 8 क्वेश्चंस तक, 7 to 8 क्वेश्चंस एक सिंगल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। अगर हम बात करते हैं प्लांट बायोलॉजी, एनिमल बायोलॉजी की, तो ये आप लोगों को आईआईटी जैम में तो है, बट गैट-बी के एग्जाम में नहीं है। अगर हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी, अगेन दीज फर्दर टॉपिक्स, टेक्निक्स, ये भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो अगर मैं इसमें से एक ओवरऑल चीज़ों की आपके लिए बात करूँ बच्चों, तो हमको ये टॉपिक्स ऑलमोस्ट सारे करने चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ स्किप करने का मन है, आपको लगता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, शायद हमसे नहीं हो पाएगा, इन दैट केस आप लोग जो क्लासिकल वाला पार्ट होता है, टैक्सोनॉमी पार्ट होता है, उसको आप थोड़ा स्किप करने की सोच सकते हो, बट उसके अलावा सारा बायोलॉजी डुएबल है, क्योंकि सिलेबस कुछ नया नहीं है। जो भी चीज़ें आप लोग अपने बीएससी की जर्नी में पढ़ते हो 3 साल में, वही सारा सिलेबस है। बट हाँ, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है वो हमारा अलग होगा, है ना? क्योंकि आप जब कॉलेज में हो तो आपको क्वेश्चन सारे के सारे थ्योरेटिकल लिखने होते हैं, बट इन दीज एग्जामिनेशंस दे आस्क यू दी एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका चेंज करना है, बट प्रोसेस नहीं चेंज होगी। अगर वहाँ रेप्लिकेशन है तो यहाँ पे भी रेप्लिकेशन का मतलब वही होता है, डीएनए को डुप्लीकेट करना है, डीएनए को हमको डबल करना है। तो याद रखना है, अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, डेफिनेटली completely agreed the syllabus is quite vast but it is doable। और before starting और before doing the entire preparation, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने पेपर का एनालिसिस ज़रूर देख लें। ये आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि भाई किस टॉपिक पे हमें कितना ज़्यादा फोकस करना चाहिए। दिस इज़ द सिलेबस फॉर केमिस्ट्री। अगेन केमिस्ट्री को भी हमारे जो टीचर्स हैं वो इतना ईजियर तरीके से आपको पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल केमिस्ट्री है। तो इसमें से फिजिकल केमिस्ट्री में तो आपके न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन ज़्यादा है। तो जिस केमिस्ट्री में आपको जितनी चीज़ें पढ़नी है, हमारे बच्चों को, बायोटेक्नोलॉजी के बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते हैं। तो आप लोगों के सिलेबस पेपर पैटर्न के हिसाब से आप लोगों को चीज़ें यहाँ पे करवाई जाएगी इन दिस केमिस्ट्री पोर्शन। मैथ्स आप देख सकते हो सिर्फ 12th तक के लेवल का है। जो भी आप लोग ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, आपको वही चीज़ें यहाँ पे पढ़नी होती है।
सो मैथमेटिक्स अगेन आई वुड से कि बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, और ये आपके फिजिक्स का सिलेबस है। पहला तो चैप्टर देखो यूनिट्स एंड मेजरमेंट। भाई किलोग्राम, अगर आपको दूध को मेजर करना है तो आप उसको मीटर में नहीं करोगे, आप उसको लीटर्स में करोगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को फिजिक्स में पढ़नी होती है। सो आई अग्री सिलेबस हमारा काफ़ी वास्ट है, बट आई वुड सजेस्ट यू कि सिलेबस को पढ़ने से पहले आप लोगों ने एक बार पूरा पेपर का एनालिसिस स्टडी करना चाहिए। उसके बाद क्या करें, तो आप लोग ना कम से कम 1-2 PYQs देखो। हमारे वेबसाइट के ऊपर में सारे PDF अवेलेबल है। IIT JAM BT अब तक जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, सारे पेपर्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो कम से कम 2 साल पुराने पेपर्स को तो आपने देखना चाहिए, उसके बाद ही आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो जाइए उन पेपर्स को ज़रूर रेफ़र करें, और उसको देखने के बाद फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि हमें किस लेवल का पढ़ना है। ट्रस्ट मी, आपका जो डर है ना कि इतना सारा सिलेबस है, वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा, क्योंकि आप जब लेवल देखोगे क्वेश्चन का तो आपको समझ में आएगा कि कुछ टॉपिक से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, कुछ टॉपिक से काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अपार्ट फ्रॉम दैट पेपर का पैटर्न अगर आप देखो तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा ट्रिकी है। क्यों ट्रिकी है? क्योंकि देखो आपका जो सेक्शन ए है जहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो कैरी करता है बच्चों 50 मार्क्स। सेक्शन बी इट कैरीज 20 मार्क्स एंड सेक्शन सी इट कैरीज 30 मार्क्स। तो आपका 50% पेपर का जो वेटेज है वो आपके सेक्शन ए से आता है, बाकी 50% का जो वेटेज है बच्चों वो सेक्शन बी और सेक्शन सी से आता है। सेक्शन बी में सारे आपको पूछे गए हैं मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस, और सेक्शन सी में आपको पूछे गए हैं सारे न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चंस। सेक्शन ए इज़ प्योरली MCQs। अब MCQs है, अच्छी बात है, बट नेगेटिव मार्किंग डाला हुआ है। और MSQs NET जो थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं, वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बहुत मुश्किल होता है कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले पाना। ध्यान रखना, बी और सी आप लोग ने पूरा सॉल्व करना है, वहाँ से मैक्सिमम मार्क्स लेने की कोशिश करनी है। और सेक्शन ए को पूरा सॉल्व नहीं किया तो भी चलेगा, जितना आपको अच्छी से आता है उन पे फोकस करें और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा सॉल्व कर दिया तो नेगेटिव में चले जाओगे, जो हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। अब ये तो बात होगी आपके पेपर पैटर्न की, हमने थोड़ी सी मुश्किलें डिस्कस कर ली है, इजी क्या है, अच्छा बात क्या है। तो देखो कट ऑफ देखो, अगर हम कट ऑफ देखें तो आप देख सकते हो कि आपका 100 मार्क्स का अगर पेपर है तो आपका कट ऑफ 45 तक गया है। वो भी इसलिए क्योंकि 2024 का कट ऑफ हाई है, बिकॉज पेपर बहुत इजी था। अगर आप सॉल्व करोगे ना तो ट्रस्ट मी, बिना प्रिपरेशन के भी आप उसमें से मुझे लगता है 30-40 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि इतना इजी पेपर था 2024 का। बट याद रखना है, कट ऑफ क्वालिफाई करने से आप IIT नहीं पहुंचोगे। अगर आपको IIT पहुंचना है तो आपको एक अच्छा स्कोर भी यहाँ पे मेंटेन करना होगा। एंड व्हाट इज़ दैट गुड स्कोर? तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने 70+ टारगेट करना चाहिए। अब देखो ये आपका जो मार्क्स है ना ये चेंज होगा, पेपर डिफ़िकल्ट है तो शायद ये 60 भी चला जाए, पेपर ईजी है तो शायद ये 80 भी चला जाए। ओके, ये मार्क्स हमारे थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, बट हाँ आपको ध्यान रखना होगा बच्चों कि आप लोगों को कट ऑफ ही क्वालिफाई नहीं करना होता है, आप लोगों को एक अच्छा स्कोर लाना होगा। ठीक है, आप लोगों को एक अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा, तब जाके ही आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा एट अ गुड IIT। सो IIT JAM का कट ऑफ आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, और कट ऑफ को देख के याद रखना है कि इससे कम में तो कुछ नहीं होने वाला है। तो जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो मॉक टेस्ट में ट्राई करो कि आप लोग 70 के आसपास स्कोर करें। हमारी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे PYQs अवेलेबल है, बहुत सारे टेस्ट क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, उनको सॉल्व करके देखिए। MCQs, MSQs, NET हर टाइप के क्वेश्चन को आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। एंड फॉर योर स्टडीज़ वी हैव बॉट अ न्यू बैच फॉर एवरीवन। तो जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, हम एक न्यू बैच लेके आए हैं जो स्टार्ट हुआ है 30 सितंबर से। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आप अभी भी इस बैच में एनरोल कर सकते हो। तो क्या लगा आपको, IIT JAM डिफ़िकल्ट है या ईजी है? देखा जाए तो सिलेबस काफ़ी वास्ट है, बट अब अगर आपने स्मार्ट स्टडी की तो इसको भी हम क्वालिफाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ चुके हैं, इस बार आपको 117 सीट्स मिल रहे हैं। अब तक जो सीट्स हमारे 100 के नीचे रहते थे, इस बार वो सीट्स बढ़ चुके हैं।
और सबसे खास बात ये है कि आपने इस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो गैट बी TIFR तो आप सॉल्व कर ही लोगे। तो याद रखना है, एक बार की बहुत सारी मेहनत है और आपका IIT JAM फेब में होगा, गैट बी अप्रैल में आएगा। तो अगर आपने IIT JAM की बढ़िया से भी तैयारी करके रखी है तो गैट बी में आपको वो चीज़ें बहुत काम आने वाली है। तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो गैट बी के लिए या फिर IIT JAM, दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। और हमारे साथ में जुड़ के आप अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो। विजिट आवर वेबसाइट, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी जो आपको मैंने कहा था ना। आपने जाके पूरा पेपर का एनालिसिस देखो कि किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चेक करो। आपको मैंने सिलेबस पैटर्न तो ऑलरेडी बता दिया है, कट ऑफ भी आपको मैंने बता दिया है। वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ज़रूर उन क्वेश्चन को सॉल्व करें, विच विल टेक यू वन स्टेप टूवर्ड्स दी सिलेक्शन। आप भी अपने आप को बिल्कुल इन सिंगल डिजिट रैंक लेता हुआ देख पाओगे, बट फॉर दैट यू विल हैव टू स्टडी वेरी हार्ड। I hope the information is clear to everyone. If you have any doubts, please put it in the comment box. Have a great day and a very happy learning to everyone.